गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज के चैप्टर 12 कैदी और कोकिला, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी जो ये कविता लिखी है उन्होंने अपने ही बारे में वर्णन किया है, क्योंकि इनका जन्म हमने आपको बताया था कि आज़ादी के पहले का था, यानी इनका जन्म 1889 में हुआ था। और इन्होंने बहुत से ब्रिटिश सरकार के अत्याचार भी सहे हैं, उनके द्वारा जेल में बंद भी किए गए हैं। और जब वे जेल में बंद हैं तब इस कविता का उन्होंने वर्णन किया है कि वो जब जेल में बंद है और रात में कोयल आके उनके सामने बैठ के गीत गाती है, तो ये गीत उन्हें मधुर न लगकर बहुत ही वेदना भरी लगती है और उसकी आवाज़ बड़ी ही क्रूर लगती है। तो इसीलिए वो कोयल से पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सा आफत आ गई या कौन सी मुसीबत आ गई जिसके कारण तू इतनी वेदना भरी गीत गा रही हो। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग से आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि कवि कोयल से क्या पूछता है, क्या कहना चाहता है, अपने मन की व्यथा किस प्रकार वो सुना रहा है और कोयल से पूछ रहा है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। यानी कवि कोयल से पूछता है तुम क्या गाती हो और गाते गाते क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, और कोकिल तुम मुझे बताओ क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो, यानी तुम गाते गाते जब रुक जाती हो तो गाने के माध्यम से क्या किसी की संदेशा लाई हो जो तुम मुझे सुनाना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यानी कवि बताता है कोयल से कि जहाँ उसे रखा गया है वहाँ की दीवारें बहुत ही ऊंची ऊंची हैं और उन्हें उनके साथ रखा गया है जहाँ पे डाकू चोर बटमार यानी आदि की वहाँ पे भीड़ लगी होती है, वहीं पर कवि को भी रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी वहाँ पे जितने भारतीय सैनिक होते हैं, भारतीय हमारी जनता है, उन्हें पेट भर वहाँ खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और उन्हें अपनी इच्छा से मरने भी नहीं देते हैं और इस कारण वहाँ जितने भी भारतीय हैं सिर्फ तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी भारतीय सैनिकों के ऊपर दिन से ज़्यादा रात में पहरा कड़ा होता है, यानी दिन रात कड़ा पहरा रहता है, कोई वहाँ से भाग नहीं सकता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी ब्रिटिश सरकार का जो शासन है उनके अत्याचार है इतना ज़्यादा होता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब मतलब अंधेरा होता है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, और ब्रिटिश सरकार की शासन को देखकर चंद्रमा भी निराश होकर चला जा रहा है। इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली, और जब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है तो इस समय कालिमामयी यानी कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि इस समय तू क्यों जग रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। और कवि कहता है कि तुम ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि जो तुम वेदना भरी है, तुम्हारी बहुत ही दुख भरी आवाज़ में गीत गा रही हो। कोकिल बोलो तो, यानी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ या किसी के साथ अत्याचार करते को देख लिया, यानी तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि वेदना मतलब दुख भरी आवाज़ में चीख रही हो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, कवि पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हारे मधुर आवाज़ को लूट लिया है जो तुम इस तरह गीत गा रही हो, यानी वेदना मतलब दुख भरी, तो यानी तुम्हारे मीठे स्वर की जगह तुम्हारे दुख भरी गीत मुझे लग रहे हैं। तो क्या किसी ने तुम्हारे मृदुल आवाज़, मृदुल मतलब कोमल आवाज़ को किसी ने छीन लिया है जो तुम इस तरह वेदना भरी गीत गा रही हो।
क्या हुई बावली अधरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। और इस तरह आधी रात को बावली होकर क्यों चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। क्या दावा नल की ज्वालाएं मतलब किसी के साथ अत्याचार करने वाला या किसी जंगल में लगी आग को देखी है। कवि कोयल से पूछना चाहता है कि क्या किसी जंगल में लगी आग को देख लिया है जो इस तरह चीख रही हो, या किसी भारतीय पर ब्रिटिश शासन के द्वारा अत्याचार को देखा है कि जो इस तरह आधी रात को आकर यहाँ पर चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि अपने ऊपर लगे जंजीरों को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर ये जंजीरें नहीं दिखाई दे रही हैं। और कवि या भारतीय जितने भी वहाँ पे हमारे सेनानी होते हैं वे उन्हें जंजीर न कहकर उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए जंजीरों को गहना कहते हैं। इसलिए कवि कोयल से कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी जो मेरे ऊपर लगा हुआ ये ब्रिटिश शासन के लिए जंजीर होगी लेकिन हमारे लिए ये गहना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भारतीय थे वो देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसलिए वे वहाँ पर उनके द्वारा दिए गए जंजीरों को गहना मानते थे और उनके दिए गए अत्याचारों को आसानी से सहते थे, कि जैसे उनको लगता था कि वो अपने देश को इस प्रकार संघर्ष करके आज़ाद करा लेंगे। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज के द्वारा दी गई हमारे लिए गहना है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। कोल्हू आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। जो गांव से संबंधित हैं वो उन्होंने देखा होगा। वहाँ पर एक बीच में मिट्टी का कुछ ऊंचाई सा पिलर होता है, उसमें एक रस्सी लगी होती है और एक लकड़ी से बांध दी जाती है और बैल में उस लकड़ी में बांध दी जाती है और गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके कारण रस निकाला जाता है और सरसों भी पीसा जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कोल्हू का। तो जब कोल्हू चलता है तो उसमें चरक चू की आवाज़ आती है। तो कवि कहता है कि जैसे कोल्हू का चरक चू जो आवाज़ होती है वो हमारे जीवन की तान बन गई, यानी जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो भी उनके मुँह से चरक चू की आवाज़ आती है, लेकिन वो लोग मुँह से उफ तक नहीं करते। लेकिन उनकी कहने का तात्पर्य है कि उनका जीवन भी कोल्हू के चरक चू यानी किसी तरह उनका जीवन वहाँ पर व्यतीत हो रहा है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और वहाँ पर जो भारतीय सैनिक होते हैं इतने ज़्यादा गिट्टी तोड़ते हैं, उन लोग को इतना ज़्यादा गिट्टी तोड़वाई जाती है कि उनसे अपने जीवन के बारे में पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। जैसा कि बेटा भी आप लोगों ने देखा कि जब कहीं पे कोई खुदाई होती है या कहीं ऐसी जो स्थान होता है वहाँ पे जाइए तो पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, और कभी कभी खुदाई के बाद भी कुछ कोई पत्थर वगैरह मिलता है तो उसके अंदर भी मिलता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यही था कि वो अपने जीवन के बारे में उन गिट्टियों से, उन पत्थरों पे लिखा करते थे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि हम लोग अपने पेट पर एक रस्सी बांधकर, जैसे कुआं खाली किया जाता है, यानी पेट पर रस्सी बांधकर और एक रस्सी का छोर नदी कुएं में डालकर पानी खींचा जाता है, उसी और कुएं का पानी खाली किया जाता है। उसी तरह हम लोग ब्रिटिश सरकार की अकड़ को ढीली करते हैं, यानी हम लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचार को आसानी से सहते रहते हैं, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को हार माननी पड़ती है, जिससे उनका घमंड चूर हो जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी ब्रिटिश सरकार जो भी हमारे ऊपर अत्याचार करता है
उसे हम लोग आसानी से सहते रहते हैं, हंसते हंसते सहते हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार को लगे कि हम लोग अभी हार नहीं माने हैं। और ब्रिटिश सरकार हमारी इस तरह साहस देखकर वो हिम्मत छोड़ देता है, यानी हिम्मत उसकी हार जाती है। और इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार का अत्याचार करने का साहस कम हो जाता है और उनकी अकड़ यानी उनका घमंड कम हो जाता है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। और दिन में जब तुम गाती हो तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ही कोमल सुनाई पड़ती है, लेकिन इस समय तुम्हारी आवाज़ मुझे रुलाने वाली लग रही है। तो ऐसे रात में गीत गाकर ऐसा लग रहा है कि गजब ढा रही हो, यानी तुम्हारे गीत गा के मेरा मन का दुख और भी भारी हो रहा है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। और जब चारों तरफ शांत ही शांत का माहौल बना है, चारों तरफ शांति छाई हुई है, तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ से पूरा अंधकार को बेध रही यानी चीर रही हो और मुझे क्यों रुला रही हो। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह तुम अंधकार को चीर कर गीत गा रही हो, तुम्हारी इस तरह गीत सुनकर हमें भी रोना आ रहा है। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो। और तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम हम भारतीयों में विद्रोह की भावना जगा रही हो। यहाँ पर विद्रोह बीज मतलब विद्रोह की भावना होता है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो। और इस तरह आधी रात में अंधकार के समय जब चारों तरफ शांत ही शांत है, तो तुम्हारे गीत से ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में या हम भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना जगा रही हो। अब यहाँ पर कवि किन किन चीज़ों को जेल में रहकर काली मानता है, उसे काली दिखाई पड़ती है, उसका वर्णन किया है। काली तू रजनी भी काली, यहाँ पर काली कोयल के लिए कह रहा, काली तू रजनी भी काली। रजनी मतलब रात होती है, रात भी काली। शासन की करनी भी काली, यानी ब्रिटिश सरकार की जो शासन है वो भी उसे काली नज़र आ रही है। काली लहर कल्पना काली, काली लहर यानी जो ब्रिटिश सरकार के शासन है और उनका अत्याचार है वो भी काली है, उसकी कल्पना हम लोग करते हैं तो भी हमें काली नज़र आती है। मेरी काल कोठरी काली, और जहाँ पर हमें बंद करके रखा गया है वो भी काली नज़र आ रही है। टोपी काली कमली काली, और जो ब्रिटिश सरकार के लोग टोपी पहने हैं या जो हम लोग को टोपी पहनाई जाती है वो भी काली है। कमली काली, कमली मतलब कंबल, कंबल जो हम लोगों को ओढ़ने के लिए दिया जाता है वो भी काली नज़र आ रही है। मेरी लव श्रृंखला काली, और जहाँ पर हम लोगों को कैद करके रखा है वहाँ की जो छड़ें लगी हुई हैं वो भी हमें काली नज़र आ रही है। पहरे की हुंकती की ब्याली, हुंकती मतलब हुंकार होता है, तो यहाँ पर कहा कि जो पहरा देने वाले हैं उनकी हुंकार सुनने के बाद मन व्याकुल हो जाता है और वे अपने आप को ऐसा लगता है कि जो उनकी हुंकार होती है उससे वो इसलिए चिल्लाते ताकि सब लोग अपने आप को व्याकुल होकर समर्पित कर दें, लेकिन वो इस पर हिम्मत नहीं हारते। तिस पर ए गाली ए आली, और ऐसे समय पर तू क्यों जग रही है कोयल, तुम मुझे बताओ ना। उसके बाद है इस काले संकट सागर पर, इस काले यानी जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो और सिर्फ संकट ही संकट हो, तो इस समय तू क्यों जग रही है। मरने की मदमाती, और ऐसे संकट यानी जो हम लोगों के ऊपर हमारे जीवन के ऊपर भी संकट छाया हुआ है, तो ऐसे समय तू क्यों जग रही है। कवि जानना चाहता है कि जब चारों तरफ अंधकार है, ब्रिटिश सरकार का शासन इतना कड़ा है
उनका अत्याचार इतना ज़्यादा है। तो ऐसे समय, ऐसे संकट के समय जब हमारा जीवन भी संकट में है, तो तुम इस तरह जग कर गीत गा रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, यानी और ऐसे समय यानी अर्धरात्रि को तुम अपने गीतों को इस तरह बर्बाद क्यों कर रही हो। तैराती मतलब कि इस तरह अपने गीतों को अर्धरात्रि को गाकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपने गीतों को बर्बाद कर रही हो। अब कवि अपना जहाँ पर जेल में बंद है उसके बारे में बताना चाह रहा है, और कोयल आज़ाद पक्षी की तरह आसमान में उड़ रहा है उसकी बारे में बता रहा है, और अपनी व्यथा भी सुना रहा है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं कवि। तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कवि अपने आप को 10 यानी जो जहाँ पे काल कोठरी बंद है, इसलिए उसे थोड़ी सी कोयल को आज़ाद देख के थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना जगती, यानी नफ़रत की भावना जगती है। क्रोध में कहता है कि कोयल से तुझे मिली हरियाली डाली है, तुम तो आज़ाद पक्षी हो और इसलिए तुम्हें हरी हरी डाली मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे तो ये मेरे नसीब में ये काल कोठरी ही लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, और तुम तो पूरे आसमान में, पूरे संसार के आसमान में विचरती रहती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जीवन इस 10 फुट के दीवारों के बीचों में बीत रहा है। तेरा गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुनाह, और जब तुम गीत गाती हो, यानी यहाँ पर कवि अपने और उन कोयल के संवाद को लेकर कहता है कि तुम्हारे गीत को यहाँ पे लोग तारीफ़ करते हैं, और मेरा रोना भी है गुनाह, और जब मैं रोता हूँ तो हम लोगों का गुनाह माना जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पर हम भारतीयों को कमज़ोर समझ लिया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर रो भी नहीं सकते हैं, और रोते हैं तो हम लोग को कमज़ोर समझ के मार दिया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, और देखो तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है, जो इस तरह तुम विचर रही हो और हम 10 फुट के काल कोठरी में अपना जीवन बिता रहे। यानी यहाँ पर कवि अपना और कोयल के बीच में अंतर दर्शाते हुए कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में बहुत विषमता, यानी हमारे तुम्हारे बहुत ही अंतर है, इसलिए तुम आज़ाद पक्षी और हम एक कैदी हैं। इस हुंकती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, और कवि कहता है कि जो ये हुंकती है, इस तरह की आवाज़ें हैं, उस पर मैं अपनी कृति यानी अपनी रचना से और क्या कर दूं, कोकिल तुम मुझे बताओ। यानी कवि कोयल से पूछता है कि मैं तो ब्रिटिश सरकार के अत्याचार सह रहा हूँ, उनसे संघर्ष कर रहा हूँ इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और मैं इस देश के लिए क्या कर दूँ, तुम मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। और कोयल जो कहता है कि यानी यहाँ पर मोहन यानी मोहन करमचंद गांधी यानी गांधी जी के बारे में बात कर रहा है कवि, कि मोहन के व्रत पर, यानी हमारे जो गांधी जी थे वो भी इस देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने प्रण लिया था कि इस देश को आज़ाद कराऊंगा। तो ये जो निर्णय था, यानी उनका जो ये वचन था, मैं किसके किसके अंदर भर दूं, यानी मैं इस हर जनहित के बारे में, जनहित के लिए ये संचार देना चाहता हूँ, उसके लिए संचार करना चाहता हूँ और उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं किसके किसके अंदर ये भर दूँ, यानी कौन यहाँ पे हमारा सच्चा भारतीय है जिसको मैं ये संदेशा दे सकूँ कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश को आज़ाद कराना है। तो कोकिल तुम मुझे बताओ। यानी यहाँ पर कवि गांधी जी का जो प्रण था इस देश को आज़ाद कराने के लिए, वे सभी में इस चीज़ का संदेशा देना चाहता है, और कवि अपने देश को आज़ाद कराना चाहता है। तो यहाँ पर इस
पाठ का जो सारांश निकलता है कि कवि, देखिए इसका एक हम आपको निष्कर्ष बता दें। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी यानी ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए यह कहता है कि यह समय मधुर गीत गान का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। यानी कवि कहता है कि समय जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इस समय मधुर गीत गाने का नहीं, इस समय मुक्ति का गीत सुने। ऐसा कोई गीत सुनाओ, ऐसा कोई संदेशा दो कि जिससे हम लोग अपने देश को आज़ाद करा सकें। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। यानी कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोयल को यह सिर्फ मेरे सामने जहाँ मैं कैद हूँ उसे वो ही नहीं, उसे पूरा ही संसार एक कारागार यानी एक जेल उसको लगने लगा है। इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी। और जब उससे ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार ही कारागार है तो उसे वो बहुत दुखी होती है। कवि को ऐसा लग रहा है और इसीलिए कवि को ऐसा लगता है कि अर्धरात्रि यानी आधी रात में ही कोयल आकर चीख उठी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कोयल को कि सारे यहाँ पूरा संसारी कारागार है और सभी लोग यहाँ पर कैदी हैं। तो इसलिए कवि वहाँ कहता है कि इस समय तुम्हारी मधुर गीत नहीं लग रही है, इसलिए तुम मुक्ति का गीत सुनाओ और जिससे हम लोग और हमारा देश मुक्ति पा सके इस ब्रिटिश सरकार के शासन से और अत्याचार से। तो बेटा हम लोगों को भी अपने देश को, हमारा देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन हम लोगों को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए और सभी को एक अच्छे नागरिक बनने का संदेश भी देना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये कविता आपको समझ में आ गई होगी और आपको जो भी डाउट्स होगा हम 15 मिनट के लिए स्लॉट ओपन कर देंगे। आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लीजिएगा और मान लीजिए नहीं टाइम मिलता तो उसे पेज पे नोट कर लीजिएगा, हम उससे बाद में भी आपकी डाउट्स क्लियर कर देंगे। और इस वीडियो के बाद हम आपका PDF भेज देंगे। सभी स्टूडेंट फेयर कॉपी करके PDF बना के हमें भेज देंगे। तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।